ग्रुप सेकेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे मेंबर एल्कलाइन अर्थ कहलाते हैं। अर्थ का जो एल्कलाइन या बेसिक कैरेक्टर है वो 21। साइज इनका बड़ा है क्योंकि एस ब्लॉक के हैं, लेकिन ग्रुप 1 से छोटा है। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ज्यादा है और इनमें एक पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी है जिसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन ग्रुप 13 से ज्यादा है। या बोरॉन, बेरिलियम के आयनाइजेशन बोरॉन से ज्यादा है, मैग्नीशियम के आयनाइजेशन एल्यूमिनियम से ज्यादा है ड्यू टू पेनिट्रेटिंग। लेकिन इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब ग्रुप 1 से कंपेयर करते हैं तो कम। फर्स्ट आयनाइजेशन ग्रुप 1 से ज्यादा है, सेकेंड कम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस ग्रुप की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब देखिए आवाज आ रही है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इस ग्रुप की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है? क्योंकि आउटर मोस्ट का जो एस सबशेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि 6 या 8 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होंगे। फिलहाल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेग्लिजिबल 0, यहाँ 0 है। मतलब इवन ग्रुप 1 से भी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन इनकी ग्रुप 1 से कम है। ये मेटेलिक नेचर के सिल्वरी व्हाइट लस्ट्रस हैं, लेकिन ग्रुप 1 से हार्ड है। इनके मेल्टिंग पॉइंट का कोई स्मूथ बिहेवियर नहीं है टॉप से बॉटम। क्यों नहीं है स्मूथ बिहेवियर? क्योंकि इनमें पैकिंग अलग अलग है और इसमें मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट शायद मिनिमम था और कैल्शियम का मैक्सिमम। तो वो आप एक बारी दोबारा नोटिस कर लीजिएगा, टेबल से याद कर लीजिए। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, इनके आयन +2 में डायमैग्नेटिक और कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट आया इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात। तो ये भी रिएक्टिव मेटल हैं, जस्ट लाइक एल्कली मेटल। ये एयर में टार्निश हो जाते हैं, एयर से ऑक्साइड बना लेते हैं और इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। इनके ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है MO। तो इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो जनरल फॉर्मूला ये है। लेकिन जब हम कंबशन करेंगे एयर में तो बेटा कंबशन करने पे ये चेंज हो जाएंगे MO के साथ M3O2, M3N2 में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये एयर में ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड बना लेते हैं। तो ये एयर में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में और जब कंबशन करते हैं तो नाइट्राइड भी बनाते हैं। ये वाला पॉइंट याद रखना था। इनके ऑक्साइड बेसिक हैं, बेसिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। शुरू के मेंबर छोटे मेंबर कम डिसॉल्व होते हैं, नीचे के मेंबर ज्यादा डिसॉल्व होंगे, बेरियम ऑक्साइड ज्यादा। कंबशन करने पे एक मेंबर पर ऑक्साइड बनाता है, बट इट इज बेरियम। जो नीचे का बड़ा मेंबर है सबसे, वो पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी सब ऑक्साइड ही बनाते हैं। आई होप सो ऑक्साइड तक सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आज की जो हमारी पढ़ाई अब शुरू करेंगे बेटा, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। तो कॉमन सेंस है, हैलाइड का मतलब कह सकते हैं आप रिएक्शन विद हेलोजन। ठीक है, रिएक्शन विद हेलोजन। तो एल्कली मेटल हेलोजन से आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं और जैसे हमने कल भी कहा था कि बेरिलियम मैग्नीशियम के नखरे कुछ ज्यादा है, आयनाइजेशन ज्यादा है और इसलिए इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। बट एमॉर्फस फॉर्म में बेरिलियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और ये ग्रुप अगर हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली MX2 बना लेगा। ठीक है, हेलोजन की वैलेंसी 1, इनकी वैलेंसी 2, तो MX2 बनाएगा। और इसमें वही फजान रूल बहुत पूछा जाता है, कौन ज्यादा कोवलेंट कौन ज्यादा आयनिक। तो आई होप सो फजान रूल आपको याद हो कि कोवलेंट कैरेक्टर बताने के लिए होता है और कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड बताने के लिए कैटाइन बड़ा, या सीधा कोवलेंट पे ही आ जाते हैं, सॉरी, कैटाइन छोटा, एनाइन बड़ा और चार्जेस ज्यादा। तो अगर ये कंडीशन होगी, कैटाइन छोटा, एनाइन बड़ा और चार्जेस ज्यादा, तो वो चीज कोवलेंट ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? वो चीज कोवलेंट ज्यादा होगी जब कैटाइन छोटा हो, एनाइन बड़ा हो और चार्जेस ज्यादा हो। ठीक है, तो वो चीज क्या में आ जाएगी बच्चों? कोवलेंट नेचर में आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे कोवलेंट नेचर को एक बार सोच के देख लेते हैं। जैसे हमने सपोज मैग्नीशियम लिया और
बेरिलियम लिया तो बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2 हो गया, मैग्नीशियम का MgCl2 हो गया, इसके आगे के मेंबर कैल्शियम का CaCl2 एंड सो ऑन। और अगर हम इन तीनों में पूछूं कोवलेंट कौन ज्यादा है, तो क्लोरीन तो कॉमन है, उससे तो कंपैरिजन नहीं हो रहा, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में। आई होप सो आपको मालूम है बेरिलियम छोटा है, मैग्नीशियम बड़ा, कैल्शियम और बड़ा, तो जिस एलिमेंट का साइज छोटा है वो कोवलेंट ज्यादा है। अभी हम कैटाइन को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए, तो इसलिए बेरिलियम ज्यादा कोवलेंट है। वेरी गुड बेटा विदई, तो यहाँ बेरिलियम कोवलेंट है, नीचे जाते समय आयनिक नेचर बढ़ रहा है। अब बच्चों इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते, सपोज मैंने यहाँ कह दिया कि एलिमेंट सेम रखा, बेरिलियम रखा, एक फ्लोराइड कर दिया, एक क्लोराइड कर दिया, एक ब्रोमाइड कर दिया और एक आयोडाइड कर दिया, ठीक है, मतलब चारों ही बेरिलियम के हैं। दैट मीन बेरिलियम हमने सेंट्रल या ये कहें कॉमन ले लिया है, और अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कह रहे हैं और कोवलेंट पूछे, तो अब क्वेश्चन एनाइन का है, तो जो एनाइन बड़ा होगा, वेरी गुड, वो आयन कोवलेंट ज्यादा होगा। और एनाइन कौन सा बड़ा है, आयोडीन बड़ा है, और इसलिए बेरिलियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट। कोवलेंट के लिए आयोडीन बड़ा था, इसलिए ये कोवलेंट ज्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है, एक सेकेंड, अब बोलो। नहीं, मैंने कोवलेंट के लिए क्वेश्चन पूछा है और फजान्स रूल बेसिकली कोवलेंट ही बताता है, तो ये कोवलेंट ज्यादा है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन बेटा अलग था, दिस वन इज, ये क्वेश्चन कब के लिए था अगर आपको समझ में आया हो, तो ये क्वेश्चन था जब क्लोरीन कॉमन है और सेंट्रल एलिमेंट यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अलग अलग है, और वो वाला क्वेश्चन एनाइन पे बेस्ड था। तो कोवलेंट फजान सूल में था, कोवलेंट तब ज्यादा होता है जब कैटाइन छोटा हो और एनाइन बड़ा हो, उसके लिए है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी एक पॉइंट है कि बेरिलियम का जैसे क्लोराइड है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड है, क्योंकि इसमें आपको दिख ही रहा है BeCl2 में बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन आए, तो 4 ही तो हुए, 8 तो हुए नहीं। तो इसका ये स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है कंपटीशन एंड 12th लेवल तक कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो बेरिलियम क्लोराइड ऐसे एग्जिस्ट करता है, BeCl, फिर BeCl, फिर BeCl एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक जाइंट स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसमें, हाँ आप बेटा बनाना बॉन्ड कह तो सकते हैं, लेकिन इसमें बनाना वर्ड यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बनाना बॉन्ड तब होता है जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ तक तीनों में शेयर हो, यहाँ तीनों में शेयर नहीं हो रहे, इन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहे हैं और इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ऐसे यहाँ शेयर हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लगातार चलते जा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर आ गया है इसका, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर चलते जाएगा जैसे बर्फी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है, ये वाला जाइंट स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में है। यहाँ बेरिलियम से 4 बॉन्ड बनते जाएंगे, ठीक है, और हर बेरिलियम से 4 बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहाइड्रल नेचर में हर बेरिलियम होगा। लेकिन अगर हम हीट करें तो ये टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद ये रहा एक बेरिलियम Cl और ये रहा इसका Cl, ये रहा दूसरा बेरिलियम, ये रहा इसका Cl, ये Cl, ठीक है, दो BeCl2 दिख गए, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ, यानी डाइमर बना। तो लिक्विड स्टेट में हम जनरली कह देते हैं ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है। और ज्यादा हीट कर दें यानी गैसियस स्टेट में ले आए, ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, और गैसियस स्टेट में जब और ज्यादा इसे हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड भी डाइमर का टूट के मोनोमर यानी ये अकेले अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको याद रखना है बेरिलियम के हैलाइड, बेरिलियम के, क्योंकि बाकी तो जनरली क्या है, आयनिक है, और आयनिक में तो टेंशन ही नहीं है, ये इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आयनिक हो गए। लेकिन बेरिलियम की आयनाइजेशन ज्यादा है, वो आयनिक नहीं बनाता, वो कोवलेंट बनाता है। तो स्टेबल कैसे है? तो उन्होंने कहा ये जाइंट स्ट्रक्चर या कंटिन्यूअस बॉन्डिंग चलती रहती है, और BeCl2 सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है, और ऐसे एग्जिस्ट करता है तो एक बेरिलियम से 4 बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। लिक्विड स्टेट में एक बेरिलियम से 3 बॉन्ड,
बेटा अगर यहाँ 3 बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, गुड। और गैसियस स्टेट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2 ही बॉन्ड है तो sp है। तो जरा याद रखिएगा क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन के नाम से आधे का तो दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या पूछ लिया, है क्या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि दिमाग खराब हो जाता है कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन बहुत बाद में समझ में आई, बहुत बाद में। मैं 11th में 12th में मुझे समझ में नहीं, मैं पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुलिस की कोई वो है एसएसपी एसपी, पता नहीं क्या नाटक कर रहे हैं, एसपी sp2 sp3। तो मुझे बवाल सा लगता था। तो मुझे लगता है कुछ बच्चों को मेरी तरह भी कुछ दिमागी रूप से गरीब बच्चे होंगे जैसे मैं था, तो दयनीय बच्चों। तो ये sp sp2 sp3 क्या है, धीरे धीरे समझ में आया। सिग्मा बॉन्ड के नंबर गिन लो भाई, और s एक ही रखना है तो, और बाकी p के 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उसके हिसाब से सिग्मा के नंबर को प्लेस करिए। तो ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से। हेलाइड यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक बारी इसको ना लिखने से पहले एक बारी थोड़ा सा, ये आ रहा था हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर वाटर। देखो बच्चे ये रहा हेलाइड में, 2 जगह पढ़ाएंगे। पहला हेलाइड का पॉइंट ये लिखा है, द एल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन विद हेलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर्मिंग हेलाइड। हाई टेम्परेचर पे हेलाइड बनाते हैं। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बेरिलियम फ्लोरेट is the best route for the preparation of BeF2 and BeCl2 is conveniently made from its oxide। BeCl2 को ऑक्साइड से बना सकते हैं। तो मतलब इन्होंने एक दो पॉइंट दे रखे हैं जिसमें थोड़ा सा पॉइंट ये ज्यादा अच्छा है या पूछने लायक है कि BeCl2 बनता कैसे है। एक तो ना सबके सब कहते हैं हमें भी रंगीन करो, हटो हट, ठीक है। ये यहां से यहां तक रंगीन करना चाह रहा हूं, बदतमीज। मैं यहां अलग से लिखता हूं, BeCl2 कार्बन प्लस क्लोरीन, ठीक है। यहां लिखता हूं BeCl2 तो बनाना है यार, हाँ हाँ, BeO प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर गिविंग यू BeCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और तो कुछ नहीं बचा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। BeCl2 600 से 800 केल्विन, ठीक है, 600 से 800 केल्विन। तो ये रिएक्शन ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी बीच बीच की रिएक्शन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन हो गई हेलाइड की। अब वो जो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको इतना बता रहा था हेलाइड के बारे में, वो कहाँ लिखा है। एनसीईआरटी की थोड़ी सी आदत है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ठीक है। और कल हम इसकी अच्छी खासी बुराई कर चुके हैं तो आज नहीं करेंगे, है? तो ये रहा हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ऑक्सीसॉल्ट। यहाँ कहीं हेलाइड शुरू हुआ होगा, ऐसे छुपा के शुरू कर रहे हैं, गायब कर दें। ये लिखा है हेलाइड एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल हेलाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर। तो मैंने आपको बताया बेरिलियम के कोवलेंट है, बाकी के आयनिक। बेरिलियम हेलाइड आर एसेंशियली कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक डायलॉग हमारे यहाँ चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, कोवलेंट कोवलेंट में बोलते हैं, आयनिक आयनिक। इसमें आज याद आ रहा होगा, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। गधों की दोस्ती गधों के साथ ही होती है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के साथ ही दोस्ती करते हैं। मतलब अगर एक स्पोर्ट्समैन है वो स्पोर्ट्समैन को ही लाइक करता है, समझ रहे होगे, इज इट क्लियर। तो ये ऑर्गेनिक में घुलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से कोवलेंट नेचर के हैं। बेरिलियम क्लोराइड हैज चेन स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया वो है। और बेटा इन वेपर स्टेट इट टेंड्स टू फॉर्म क्लोरोबिर्च डाइमर, मतलब दो में आ जाता है, उसे वेपर स्टेट इन्होंने कह दिया है। मैं उसे कहता हूं अभी लिक्विड कहा है। और इसके बाद लिखा है विच डिसोशिएट इनटू लीनियर मोनोमर इवन एट हाई टेम्परेचर ऑफ 1200। तो फिलहाल इन्होंने दोनों को ही वेपर स्टेट कहा है, लिक्विड नहीं कहा। सॉलिड के बाद इन्होंने कहा है डाइमर में आता है, वो भी वेपर में है। और उसके बाद मोनोमर में आता है 1200 केल्विन के आसपास। द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेट, ये आपको पता ही है कि सेकेंड ए ग्रुप के हाइड्रेट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, जो छोटे हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साइज, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होगी क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली है। तो मैग्नीशियम में 8 वाटर जुड़ गए, उसके नीचे कैल्शियम में 6 जुड़े, स्ट्रोंशियम में 6, लेकिन बेरियम में सिर्फ 2 ही वाटर जुड़े थे। बोलो बेटा ये क्लियर है।
द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड अचीव ऑन हीटिंग, अगर इनको हीट करेंगे पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ये है, ये अभी आपको अलग से बताता हूं, ठीक है। द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। ये 2 पॉइंट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्या क्या 2 पॉइंट अलग दे रखे हैं एनसीईआरटी ने जो अभी तक मैंने नहीं बोले। बच्चों एक पॉइंट ये है कि अगर कैल्शियम का क्लोराइड है और वॉट एवर द 6 वाटर लिखे हैं और हीट किया क्या होगा, तो आंसर है कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस हो जाएगा और पानी निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सरल सी बात है। हीट करने पे जो मॉइस्चर या वाटर डिग्री ऑफ हाइड्रो वो था, जो भी वाटर जुड़े हुए थे, दैट इज हाइड्रेशन था, वो अलग हो गया। बट फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये जो MgCl2 है और अगर इसमें ये 8 वाटर हैं, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहां थोड़ा अलग है, यहां पे इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी ये MgCl2 को तोड़ देते हैं काहे में, MgOH और HCl में, जो कि फर्दर बाद में MgO तक जा सकता है। तो यहां ये MgO तक चला जाएगा और HCl बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि अगर कैल्शियम का हैलाइड है, ये तो सरल पॉइंट था, सॉरी, कैल्शियम का हैलाइड है तो हाइड्रोलिसिस में एनहाइड्रस हो जाएगा, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस। बट मैग्नीशियम और बेरिलियम के हैलाइड में हाइड्रोलिसिस करने के बाद, या ये कहें सॉरी, जब हम इसे हीट करते हैं, डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एनहाइड्रस नहीं होते, ये एनहाइड्रस होने के बाद हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं, यानी टूट भी जाते हैं। अब इस पॉइंट को एक बार फिर से देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां लिखा है द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कैन बी ऑब्टेन्ड या अचीव्ड बाय हीटिंग। इनको अगर आप खाली हीट करेंगे ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे। हाउएवर, यहां से इंपॉर्टेंट है, हाउएवर द करस्पॉन्डिंग हाइड्रेट ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस, ये हीट करने पे क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज, यानी ये टूट जाते हैं। इज इट क्लियर? जैसे गाड़ी में बैठते इधर से उधर जाते हैं, उसे कहते हैं सफर करने जा रहे हैं। यहाँ सफर का मतलब सफर है, जो अंग्रेजी का सफर है यार, मतलब ऐसा हुआ। अब ये एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने, वो कह रहा है यहाँ सफर का मतलब क्या है, तो भाई इस सफर की हिंदी बताओ, नहीं तो मेरे को बड़ा सफर हो रहा है, ठीक है। तो द करस्पॉन्डिंग हाइड्रेटेड हैलाइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस, यानी इनके साथ या इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। बाकी सफर का कोई अपना पर्टिकुलर वर्ड निकाल के, हाँ, गोज थ्रू हाइड्रोलिसिस, एक बच्चे ने बताया है कि सफर का मतलब है गोज थ्रू हाइड्रोलिसिस। थैंक यू बेटा, ठीक है। द फ्लोराइड आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड, ठीक है। एक पॉइंट दूसरा ये था कि इस ग्रुप में अगर मेटल फ्लोराइड है और मेटल क्लोराइड है तो ये ज्यादा सॉल्युबल है। फ्लोराइड आर मोर सॉल्युबल, सॉरी लेस सॉल्युबल, गलत पढ़ गया मैं, सॉरी, लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड, आई एम सॉरी, फ्लोराइड्स आर लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड, सॉल्युबल क्लोराइड ज्यादा है, ठीक है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी लैटिस ज्यादा है इसलिए। तो ये 2 पॉइंट अलग थे, ये आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक बारी मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। बच्चों ये रहा रिपीटिशन आपके लिए कि आज हम पढ़ रहे थे ग्रुप 2 जिसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और ग्रुप 2 को एयर में अगर रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड और नाइट्राइड बनते हैं। ग्रुप 1 में ऑक्साइड बनता था, नाइट्राइड नहीं, एक खाली लिथियम को छोड़ के, ठीक है। इस ग्रुप के हैलाइड आज हमने पढ़ना शुरू किए हैं। हेलोजन से रिएक्शन करके हैलाइड बन जाते हैं, डायरेक्टली आप हेलोजन से रिएक्शन करें हाई टेम्परेचर पे हैलाइड बन सकते हैं। लेकिन ये जो बेरिलियम है इनका हैलाइड थोड़ा बनाना मुश्किल है, और उसके ऑक्साइड से बनाते हैं हैलाइड। इनके हैलाइड कोवलेंट नेचर के होते हैं, और कोवलेंट को मैंने एक बारी फजान रूल से बताया है,
कोवलेंट वो अच्छा होता है जिसमें कैटाइन छोटा, एनाइन बड़ा और चार्जेस ज्यादा हो। और ये 2 क्वेश्चन कराए थे, एक में मैंने एनाइन कॉमन रखा, कैटाइन का साइज बड़ा करते गया, कैटाइन बढ़ते जाएगा तो आयनिक होगा, और कैटाइन बेरिलियम का छोटा है तो कोवलेंट है। दूसरे में मैंने कैटाइन को कॉमन रखा एक तरीके से और एनाइन का साइज चेंज किया है, और जितना एनाइन बड़ा है वो कोवलेंट ज्यादा है, तो BeI2 ज्यादा कोवलेंट होगा। तो ये एक पहले हमने कोवलेंट के क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद हमने BeCl2 का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। तो BeCl2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो भैया इसका सॉलिड स्टेट में एक जाइंट या ये कहें लेयर्ड या कंटिन्यूअस चेन स्ट्रक्चर है। तो सॉलिड स्टेट में ये रहा इसका चेन स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में 2 क्लोरीन, ब्रिज कह सकते हैं बेटा इसे, बट इसको ब्रिज कहना ज्यादा अच्छा है, बनाना बॉन्ड नहीं कहेंगे क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड भी होता है। फिलहाल इसमें हम जनरल भाषा में मैं ये कहता था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में है, बट एनसीईआरटी ने जो दे रखा है मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। सॉलिड स्टेट में ये चेन स्ट्रक्चर है, और वेपर स्टेट में डाइमर में है, और वेपर में भी 1200 केल्विन तक जब हीट करेंगे तो ये मोनोमर में आ जाएगा। और जरा हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग ध्यान रखेंगे कि जब ये चेन में है तो sp3 है, जब वेपर में डाइमर में है तो sp2 है, और जब ये अकेला हो जाता है तो sp, मोनोमर में आता है sp है। BeO से BeCl2 बनाने का एक तरीका एनसीईआरटी में गिवन है, कार्बन और क्लोरीन से रिएक्ट करके BeCl2 बन जाता है। और जो हाइड्रेटेड हैं ये सारे हैलाइड, जिसमें बेरिलियम जो छोटा है ज्यादा वाटर जोड़ेगा, नीचे वालों में कम होगा, उनको हीट करके एनहाइड्रस बना सकते हैं। लेकिन मैग्नीशियम और बेरिलियम के जो हाइड्रेटेड हैं, इनको अगर आप चाहो कि हीट करके वाटर निकाल के एनहाइड्रस बना लें तो नहीं, इनकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये MgO बन जाएगा MgCl2 की जगह। और अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है, फ्लोराइड या क्लोराइड, ये भी एक छुपा हुआ पॉइंट एनसीईआरटी ने दे रखा है कि क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि फ्लोराइड में लैटिस एनर्जी ज्यादा है। बोलो बच्चों, क्लियर है? हैलाइड में कोई डाउट? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जो जो आपको समझ में आया इसमें आप नोट कर लीजिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। और ये स्पेशली ये लास्ट के 3 पॉइंट आपकी कॉपी में होने ही होने चाहिए, ठीक है। डिक्टेट थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। हेलाइड हेडिंग है आज की, ठीक है, हेलाइड हेडिंग है, उसको सोच के लिखो। डन? लिखा हुआ आप लोगों ने? अच्छा, वेरी गुड, गुड, आगे बढ़े इसका मतलब, गुड। चलिए बाद में आप देख लेंगे। कल हमने वैसे इनकी बात कर ली थी, आज हम इसको दोबारा एक बारी वो कर देते हैं कि ये रहा कार्बोनेट लिखना, ठीक है। तो कार्बोनेट जो हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग है हमारी कार्बोनेट। कार्बोनेट, वैसे कार्बोनेट का 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला MCO3 है, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 2 है, इन कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, तो इनका जनरल फॉर्मूला है MCO3। और इनके कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये टूट जाते हैं अपने ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, सेकेंडरी ग्रुप टूट जाता है। कोई बच्चा बताएगा कि बेरिलियम का कार्बोनेट जल्दी टूटेगा या सबसे नीचे मेंबर बेरियम का कार्बोनेट, विच विल डिकम्पोज इजिली, बेरिलियम और बेरियम, एंड वाई? बच्चों बेटा मानसी गलत है आपका आंसर, इसका आंसर है ये जल्दी टूटता है। और कल के लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करिए, इसका मतलब कल हमने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कल या परसों कि बड़े एनाइन के साथ बड़ा कैटाइन ज्यादा स्टेबल है। ये रहा बिगर एनाइन, कार्बोनेट इज ए बिगर एनाइन, CO3, 3 ऑक्सीजन एक कार्बन, बिगर है, तो कार्बोनेट इज ए बिगर एनाइन, बिगर कैटाइन के साथ स्टेबल है, और ये स्मॉलर कैटाइन है, इसलिए ये अनस्टेबल है। और क्योंकि बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी जस्ट लाइक लिथियम, तो ये वाला जो कार्बोनेट होगा
ये इसके साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना के बेरिलियम का ऑक्साइड बना लेगा और ये CO2 टूट जाएगा। फिलहाल फिर से सुनिए, कार्बोनेट। कार्बोनेट में पहला पॉइंट, इस ग्रुप के कार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला MCO3 है, जैसे CaCO3, MgCO3 ये। दूसरा पॉइंट, इस ग्रुप के कार्बोनेट हीट करने पे अपने ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और CO2 में टूटते हैं। इस ग्रुप के कार्बोनेट हीट करने पे टूटते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ती है नीचे जाने पर, यानी बेरिलियम कार्बोनेट जल्दी टूट जाएगा और नीचे वाले कार्बोनेट देर में टूटेंगे। जितना कैटाइन छोटा होगा वो पोलराइज कर लेगा और इसलिए ये टूट के CO2 अलग हो जाएगी, और जितना कैटाइन बड़ा होगा वो स्टेबल होगा। अब बताइए, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट और सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट में कौन ज्यादा स्टेबल है? गलत बात। अभी मैंने क्या कहा, जो बड़ा होगा उसके साथ स्टेबल है। फर्स्ट और सेकेंड में फर्स्ट ए ग्रुप का साइज बड़ा है तो फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट स्टेबल है। और कल हमने पढ़ा भी था कि फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट हीट करने पे नहीं टूटते एक्सेप्ट लिथियम, वो कल्प्रिट है वहां का, वो इस ग्रुप से मैच करता है। इज इट क्लियर? तो ये कार्बोनेट के लिए पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, ये पानी में नहीं घुलते, वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। कैसे? हमने चंगू मंगू पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं चंगू मंगू? हार्ड वाटर। तो वो जो चंगू मंगू थे वो कैल्शियम मैग्नीशियम ही तो थे। और आपने पढ़ा था वो बाई टेम्परेरी हार्डनेस, बाई कार्बोनेट, हीट करते ही बाई कार्बोनेट कार्बोनेट में चले जाते थे, हार्डनेस खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि वो जो कार्बोनेट बनते थे वो घुलते नहीं थे, वो नीचे बैठ जाते थे। तो चंगू मंगू के बाई कार्बोनेट हीट करते ही, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट हीट करते ही कार्बोनेट में आए, कार्बोनेट बैठ गए, यानी सॉल्युबल नहीं थे, इसलिए वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस हट गई। फिलहाल उस पॉइंट से यहाँ का क्या रिलेशन है, यहाँ क्या याद रखना है कि कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इस ग्रुप के कार्बोनेट कम सॉल्युबल हैं या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हैं, जबकि बाइकार्बोनेट घुलते हैं, इसीलिए तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो बाइकार्बोनेट तो इस ग्रुप के पानी में डिसॉल्व या एक्वा सॉल्यूशन में मिलते हैं, लेकिन कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, क्या कर रहे हो यार तुम? है एक मिनट, आज ये ना मीटिंग में, एक सेकंड बेटा, है सिक्योरिटी ऑफ करना भूल गया, बार बार कोई बच्चा सर आपका माइक ऑफ हो। सर आपका माइक म्यूट हो। सॉरी 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 सॉरी, वो उंगली लिखी मैं ऐसी गलती। चलो, तो ये हो गया भैया कार्बोनेट। एक बार कार्बोनेट में जल्दी से देख लें। कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम अमोनियम कार्बोनेट टू ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इस ग्रुप के कार्बोनेट अनस्टेबल है। द सॉल्युबिलिटी इन कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर, यानी शुरू के मेंबर ज्यादा सॉल्युबल हैं और नीचे आते आते कम है। ये भी हमारा कल का पॉइंट है, हमने ये कहा था जहां दोनों बड़े होंगे वो नीचे आते आते सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब एनाइन जहां बड़ा है, और जहां एनाइन छोटा है वो नीचे आते आते ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये कल का पॉइंट है कि कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी नीचे आते आते कम हो रही है। ऑल द कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल एंड केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। आपको बताया शुरू के कार्बोनेट इजीली टूट जाते हैं और नीचे आते आते उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद कैटायनिक साइज। बड़ा कैटाइन होता है तो ही कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है। कार्बोनेट क्लियर है? वन टाइप करो, नहीं क्लियर है फिर पूछो क्या दिक्कत है। कार्बोनेट पूछिए, कोई डाउट? वेरी गुड, निकल क्लियर, शेयर क्लियर, सबको क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्रेट एंड सल्फेट।
तो इस ग्रुप के नाइट्रेट में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको शायद याद भी हो। इस ग्रुप क्या नाइट्रेट का जो जनरल पॉइंट है, कोई भी नाइट्रेट अगर हीट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड ब्राउन कलर NO2 गैस और O2 में टूटता है। तो इस ग्रुप के भी नाइट्रेट बिल्कुल सही है, ब्राउन कलर NO2 गैस देते हैं। जस्ट लाइक लिथियम, ग्रुप 1 के नाइट्रेट नाइट्राइट में टूटते थे लिथियम को छोड़ के। तो ये लिथियम की तरह ही या लिथियम इनकी तरह ही अपने ऑक्साइड ब्राउन कलर NO2 गैस और O2 में टूटता है। तो इस ग्रुप के नाइट्रेट हीट करने पे ब्रेक हो जाते हैं और बाकी पॉइंट वही है, नीचे आते आते स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इसमें भी कैटाइन एनाइन का वही लॉजिक लगाना है आपको, इसलिए। ठीक है, तो ये रहा नाइट्रेट, ये रही बैलेंस इक्वेशन। फिर भी मैं पढ़ देता हूं। नाइट्रेट आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मतलब नाइट्रेट कैसे बनाए जाते हैं, आप डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो भी बन सकता है। फिलहाल मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 वाटर मॉलिक्यूल, बेरियम नाइट्रेट एनहाइड्रस, इट शोज डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ वाटर, ऑल ऑफ देम हीट। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ ये लास्ट लाइन से बनता है कि इनके नाइट्रेट हीट करने पे अपने ऑक्साइड ब्राउन कलर NO2 और O2 में टूटते हैं। और दूसरा पॉइंट, शुरू के यानी ऊपर के मेंबर के नाइट्रेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा है, नीचे आते आते वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट नाइट्रेट में? क्लियर, वेरी गुड। सल्फेट, सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर व्हाइट सॉलिड स्टेबल टू हीट। इनके सल्फेट हीट करने पे जनरली नहीं टूटते। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट रीडली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कैल्शियम टू बेरियम आर लेस सॉल्युबल या सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयन overcomes their lattice enthalpy, therefore they are soluble in water। तो सल्फेट में इन्होंने हमें 2-3 पॉइंट क्या कहे हैं। पहला पॉइंट यही कहा है जो काम का है, वो है बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, दे आर soluble in water, ये पानी में घुल जाते हैं। और क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है और साइज छोटा होने की वजह से इन दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और ये हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये दोनों घुल जाते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट पानी में घुलते हैं, बाकी नहीं घुलते, बस आपको इतना ही याद रखना है। एक पॉइंट इन्होंने और दे रखा था जो कि पहला पॉइंट था, वो ये कि ये स्टेबल टू हीट है, हीट करने पे नहीं टूटते। ये वाले सल्फेट स्टेबल टू हीट है, हीट करने पे नहीं टूटते। और ये अभी हम आगे कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आई होप सो अधिकतर बच्चे जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट। बेटा दो फॉर्मूले हैं, ट्वाइस H2O है प्लास्टर ऑफ पेरिस और हाफ H2O जिप्सम को कहते हैं। फिलहाल प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये हम प्लास्टरिंग ऑफ बोन्स करने के लिए यूज करते हैं, डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं, सीलिंग्स में, आर्टिफिशियल सीलिंग इन सब में यूज करते हैं, याद आ रहा है? ठीक है, ये बेटा जिप्सम को हीट करते हैं तो ये इसमें चेंज हो जाता है और यही है। ठीक है, 120 डिग्री तक हीट करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम ऑलमोस्ट सेम ही है। बताओ बोन को कौन सा आयन मिलता है बाई प्लास्टरिंग करने में? कौन सा, कॉपर या कैल्शियम या पोटेशियम या सोडियम? ऑब्वियस सी बात है, कोई आयन नहीं मिलता। ठीक है, मतलब अगर कैल्शियम तुम्हें ऐसे लगा के मिल रहा होता तो जिसकी भी शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उसको कहते जा प्लास्टर करवा ले, अपने आप बॉडी कैल्शियम ले लेगी। भैया वो खाली बोन को स्टेबल करने के लिए होता है, बोन अपनी जगह रुकी रहे। प्लास्टरिंग करने से किसी को भी कैल्शियम नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है? मालूम हुआ बोले इसको कैल्शियम की कमी है, ला प्लास्टर चढ़ा देते। तो भैया प्लास्टर करने से कैल्शियम नहीं मिलता, बोन स्टेबल खाली होती है। और मैंने जानबूझ के फॉर्मूला लिखा कि तुम्हें कैल्शियम दिखे और तुम बोलो कि हमें कैल्शियम मिलता है। ठीक है, डॉक्टर बन मत जाना तुम कहीं गलती से भी। ठीक है, बोले कैल्शियम की कमी है, खिलाओ इसे चूना, मंगा चूना खिलाएंगे इसे। चलिए, ये हो गया बच्चों आपका पॉइंट, दैट इज सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारे। तो ये अब हमारा फिनिश हुआ है दिस वन। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप?
सिंपल सा एक फंडा याद रखना, अगर वो कह रहा है नीचे जाते समय बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाती है लैटिस एनर्जी पे, खत्म। ओके, अरे तो हाइड्रेशन भी नीचे जाते समय कम हुई है, लैटिस भी कम हुई है, हाँ तो लैटिस ज्यादा कम हो गई है, हाइड्रेशन अभी भी ज्यादा है, ठीक है। वो कहे अच्छा तो ये जो कार्बोनेट है ये कम क्यों घुलते हैं नीचे जाते समय, हाइड्रेशन कम है लैटिस ज्यादा है, नहीं तो दोनों घट रहे थे, हाँ तो इस बार हाइड्रेशन ज्यादा घट गया है, लैटिस कम घटा है, तो लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन कम है, नहीं घुलेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो कॉमन सेंस रखते हुए आंसर कर दीजिए। अब इनकी भाषा में देख लेते हैं। अमंग एल्कलाइन अर्थ मेटल hydroxide, the anion being common and the cation radius influence lattice enthalpy, since the lattice enthalpy decreases much more than hydration energy. Lattice energy decreases much more than hydration enthalpy. तो lattice ज्यादा कम हो गई और हाइड्रेशन अभी नहीं कम हुई, तो हाइड्रेशन ज्यादा है, इसलिए सॉल्युबल हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? समझ में आया? तो लिख ही लोगे आप लोग, ठीक है। अब बच्चों ये वाली एक हेडिंग है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ, जैसे पिछले चैप्टर में लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर था, इस चैप्टर में बेरिलियम का है। लिथियम क्यों शो करता था एनॉमलस बिहेवियर, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, डी सबशेल नहीं है, तो वेकेंट डी सबशेल नहीं है, तो उसके नाराज होने की बड़ी भारी रीजन है। ऐसे ही इस चैप्टर में बेरिलियम नाराज बैठे हैं, तो बेरिलियम किससे जाके मैच कर रहे हैं, एल्यूमिनियम। बेरिलियम डायगनली एल्यूमिनियम से मैच करेंगे, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की ये इन्होंने 4 प्रॉपर्टी दे रखी है, सेम है, ठीक है। और ये 4 प्रॉपर्टी खाली आपको ये रिवाइज करनी है। जैसे सिंपल भाषा में कहूं तो बेरिलियम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक था, याद है, एल्यूमिनियम का भी एम्फोटेरिक है, जबकि ग्रुप सेकंड में सारे बेसिक थे। बेरिलियम एम्फोटेरिक था तो ग्रुप 7 से सॉरी एल्यूमिनियम से मैच कर गया, कोई डाउट? ऐसे ही बेरिलियम का जो कार्बाइड होता है, ये भी आप एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में, वहां पे भी दिखेगा, और एल्यूमिनियम का कार्बाइड, दोनों में अगर पानी डाल दें यानी हाइड्रोलिसिस करें तो मीथेन गैस मिलती है। तो बेरिलियम के कार्बाइड और एल्यूमिनियम के कार्बाइड से मीथेन गैस सेम, जबकि कैल्शियम के कार्बाइड में पानी डालते हैं तो एसेटिलीन यानी एल्काइंस बनती हैं, तो सेकेंडरी ग्रुप एल्काइंस देता है, ठीक है। लेकिन लेकिन बेरिलियम मीथेन देता है और एल्यूमिनियम भी मीथेन देता है। समझ में आया? तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करने लग रही है, एल्यूमिनियम से। ऐसे यहां देखिए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली, मतलब कहने का है एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, क्योंकि ये बेस से भी रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम भी। एल्यूमिनियम बेरिलियम नॉट अटैक्ड बाय एसिड, जनरल कल भी हमने पढ़ा था कि बेरिलियम के ऊपर एक मोटी लेयर बन जाती है, और मैग्नीशियम पे भी कई बार, और वो आगे रिएक्शन नहीं करती, और क्योंकि इसमें ऑक्साइड की एक मोटी फिल्म बन जाती है, वो ही है। दोनों में ही ब्रिज, मतलब एल्यूमिनियम में अभी पढ़ाएंगे ही पी ब्लॉक में, Al2Cl6 एग्जिस्ट करता है, वो भी ब्रिज क्लोरीन एटम से है। तो बेरिलियम में भी ब्रिज क्लोरीन है और एल्यूमिनियम में भी ब्रिज क्लोरीन है, ठीक है। तो एनॉमलस बिहेवियर ये 4 दे रखे हैं, इन चारों को पढ़ के तैयार करके रखिएगा। कल से अब हम शुरू करेंगे कंपाउंड, यहाँ 5 या 6 कंपाउंड है। एक है क्विक लाइन, नाम ही है क्विक, क्विक लाइन, जल्दी जल्दी खत्म करो, ठीक है। क्विक लाइन के बाद एक है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लैग्ड लाइन, पानी मिला दिया है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया है, ये, और ये थोड़ा सा सीमेंट। तो 6 या 5 जो भी है छोटे छोटे कंपाउंड हैं, वो हम कल स्टार्ट करेंगे, कल मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर लेंगे, कल नहीं तो परसों खत्म कर लेंगे, दैट इज इस ब्लॉक, ठीक है। बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते बेटा। थैंक यू सर।